एक बड़े ऑपरेशन में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जबलिया नॉर्थ गाजा में कई इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं। एक के बाद एक दो ऑपरेशन हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लगातार कल भी आपसे कहा था, उसके पहले भी कहा था कि कुछ अद्भुत हो रहा है। जो 4000 नए लड़ाके हमास ने एनरोल किए हैं, वो जान पे खेल के ऐसी ऐसी वारदातों को जन्म दे रहे हैं जिसका इजराइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहली बार 2 दिन पहले जो अभी घटना, आज 26 दिसंबर 2024 है, 23 और 24 दिसंबर को जो घटनाएं हुई थी, जिसमें पहली बार जो फिलिस्तीनी सिविलियंस गिरफ्तार आईडीएफ करती है, जुल्म करती है उन पे नॉर्थ गाजा में, जिसको वो मिलिट्री जोन बना रही है, उनको छुड़ाया गया। उसके बाद देखिए आज एक और घटना हुई, जो ये दो घटनाएं हुई अभी उसके पहले एक सीनियर ऑफिसर आईडीएफ मिलिट्री का, उसको स्नाइपर फायर से हमास ने मार गिराया। बहुत बड़ी घटना है, एक सीनियर ऑफिसर को मार गिराया, वो भी जबलिया के पास नेत्जरीम कॉरिडोर पे, जिस इलाके को इजराइल जहां एक रेखा खींचे हुए कि नेत्जरीम कॉरिडोर के बाद गाजा हमारा है, उस वहीं पर नेत्जरीम कॉरिडोर पे स्नाइप करके एक आईडीएफ बड़े ऑफिसर को मारा है। और इतनी बुरी तरह से इजराइल हिला हुआ है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उसके बाद जो दो घटनाएं जबलिया में हुई हैं, जिनके बारे में डिटेल्स अभी आ रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। सीरिया में बड़ी घटना हुई है। सीरिया में फिर से 14 एचटीएस के लोग, जो वहां पर नया रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, जो पुराने सीरियन अरब आर्मी के लोग थे, अब ईरान के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने 14 एचटीएस के फाइटर्स को मार गिराया है। और उसके पहले मैंने बताया था कि कैसे दमस्कस के एरिया में घुस गए थे, रेड किया था। उसके बाद अलावाइट जो एरियाज है, जहां पर कुछ इस तरह जो कुछ अमेरिका इजराइल चाहते हैं, क्योंकि जुलानी उनका आदमी है, अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि फिर से शिया सुन्नी दंगे हों सीरिया में, तो उन्होंने अलावाइट गांव पे कुछ जो है जो अलावाइट सेक्ट है, जो शिया सुन्नी से भी अलग है, जो इमाम अली को भगवान मानता है, उस तरह से एक अलग उनका है, तो उनके ऊपर हमला हुआ उनके गांव पर। और बशर अल असद भी अलावाइट है, आप जानते हैं। तो पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि सीरिया को सेक्टेरियन लड़ाई में झोंक दिया जाए, लेकिन उसमें विरोध भी हुआ और लोग सड़क पे आ गए, और सीरिया की जनता पूरा रिजेक्ट कर रही है एचटीएस की पॉलिसीज को। तीसरी बात देखिए, इजराइल ने यमन पे बड़ा हमला कर दिया है। कम से कम आप सोचिए कि 75 से 100 प्लेन्स लगातार सना पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। उन्होंने जो इतना, यमन ने जो पिछले हफ्ते 5 हमले किए, कमर तोड़ दी इजराइल की, तेल अवीव में खासतौर पे, कितने सेटलर्स घायल हुए, कितना इजराइल का नष्ट हुआ पूरा सामान। और अल हौती जब आज स्पीच दे रहे थे, उसी समय इजराइल ने हमला किया। इतना बड़ा हमला कोई और देश होता, जैसे लेबनान में भी इजराइल ने इतना बड़ा हमला बेरूत में एक साथ नहीं किया, कभी भी 100 प्लेन्स एक साथ। गाजा में नहीं किया, गाजा में कभी ऐसा नहीं किया, कभी बेरूत में ऐसा नहीं किया, कहीं नहीं किया। 100 हवाई जहाज एक साथ यमन के ऊपर इस समय मंडरा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है? जो वापस यमन मार रहा है, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन अपनी चला रहा है, उससे पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के थिएटर में इजरायली हवाई जहाज, उसमें से 3 गायब है। अभी इजराइल छुपा रहा है, वो कुछ वही छुपाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रेंडली फायर में चले गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, यमन ने 3 से ज्यादा इजरायली जहाज मार गिराए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में मैं पहले कहना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं अभी भी बाहर हूं, और मैं 28 तारीख को वापस बेंगलोर लौटूंगा। और कुछ तो इसलिए ये भी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसकी भी कुछ टेक्निकल खामियां, माफ करिएगा। उसके बाद मैं फिर आपसे अपील करूंगा, इसको अंत तक देखिएगा। ये आज का एकमात्र वीडियो है, और इसमें देखिए सारी घटनाएं, एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसे घटी। तो देखिए, जो एक वेस्ट बैंक में जो आज सबसे पहले सुबह जो घटना हुई, इट्जियॉन जंक्शन जो नॉर्थ ऑफ हिब्रॉन है, वहां पर एक रैमिंग ऑपरेशन हो, उसका वीडियो मैंने देखा है, मैंने डाला भी है अपने एक्स पे, कि एक पूरा इजरायली जो एक सोल्जर है, वो रोड क्रॉस कर रहा है और एकदम से गाड़ी आती है, सटाक से उसको मार जाती है। और ये हिब्रॉन के नॉर्थ में इट्जियॉन जंक्शन पे ये कांड हुआ, और बहुत ही सीरियसली इंजर हुआ इजराइल का सोल्जर। उसके बाद देखिए, गाजा में एक सिक्योरिटी अपरेटस नया रेजिस्टेंस अपना बनाया है, इंटरनल सिक्योरिटी की। क्योंकि कई ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी जो हमास की थी पहले, जो हमास वहां सरकार में है, तो उसके कई लोगों को मार दिया गया था, तो उन्होंने नया बनाया। ये जो नई हमास की जो एक
इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी नहीं बनी है, इसने गाजा में एक स्पाई नेटवर्क पूरा ढूंढ लिया और ये स्पाई नेटवर्क इजराइल के लिए काम करता था और ये पूरी खबरें रेजिस्टेंस के इजराइल को देने की कोशिश करता था। इसमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे, हाल के दिनों में गाजा में घुसे थे। उन पर हमास 4 साल से नजर रखे था। तो जो मोसाद ने पेजर अपने जो पेजर बॉम्ब का जो एक्सपोजर किया कि 10 साल से हमारी नजर थी और हम कर रहे थे, इसमें भी आप देखिए 4 साल से ऊपर 5 साल, और हमास कोई इजराइल नहीं है, आप जानते हैं। फिर भी उसने 7 अक्टूबर किया, इजराइल को नाको चने चबवा दिए। अभी जो खबर आ रही है कि 4 साल से वो इन लोगों पर स्पाई कर रहा था। गाजा का स्पाई रिंग हमास ने स्मैश कर दिया है, ये बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए इजरायली जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ उसने पास किया है, एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया है, जिसमें जो इजरायली सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में बन गए हैं या जो नए बनने वाले हैं, क्योंकि लगातार वेस्ट बैंक में वो अतिक्रमण इजरायली कर रहे हैं आईडीएफ के संरक्षण में, हालांकि जो उसका विरोध हो रहा है वो भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी को झोंक दिया है, वो कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है कि वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट है, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ा कि इन सेटलमेंट्स को हटाओ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ता रहा है, अमेरिका ने कई बार सैंक्शंस भी लगाए हैं इस बात पे, तो अमेरिका इजराइल दोस्त है लेकिन ये सब भी चलता है। तो देखिए, तो वो इन लोगों ने ऐसा किया है कि अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगे तब भी वहां से इजरायलीज विड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए जो आयरलैंड का एक बहुत बड़ा एक वहां पर प्रदर्शन हुए और ये बात आई कि जो एक यूरोपियन कंट्री फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा खड़ी रही, आयरलैंड। और क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उसने भी एंटी कॉलोनियल लड़ाई लड़ी है। इंग्लैंड से फ्री होने के लिए आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला लंबा, 1915 से लेकर 1920 तक आते आते आयरलैंड को आज़ादी मिली। उसके बाद देखिए बेथलेहम में क्रिश्चियंस ने इस साल क्रिसमस नहीं मनाया, बेथलेहम जो कि वेस्ट बैंक में है। उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गाजा में बच्चे स्टार हो रहे हैं, उनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए नाब्लस के वेस्ट में एल आइन जो कैंप है उसमें उन्होंने कई जो फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं उन्होंने आईडीएफ के साथ कुछ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग वहां घुसना चाह रहे थे, उनका घुसना रोक दिया। उसके बाद देखिए कि जो इजराइल के जो चैनल 2 ये जो चैनल 12 है, इसके पहले कि इजराइल ने यमन पर हमला किया उसके पहले ही उसने कह दिया था कि इजराइल अब एक लंबी लड़ाई यमन के खिलाफ खोलने जा रहा है। यह नेतन्याहू लंबी लड़ाइयां कर रहा है, 40,000 बच्चे जो 45,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया और अनऑफिशियल तो इससे भी ज्यादा है, और 3-5 से 5,000 लेबनान में मार दिए लोग। सर ये सब सोचिए एक आदमी को सत्ता में बनाए रहने के लिए, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखिए जो दुनिया चला रहा है उसका आदमी है नेतन्याहू। अगर नेतन्याहू गिर गया तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गिर जाएगा जो अमेरिका की एकमात्र इंडस्ट्री है। ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है ये बड़ी अप्रत्याशित है, और इस अप्रत्याशित जो पूरी सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड जो है, इसके चलते आप देखिए वो अब यमन से लंबी लड़ाई में जा रहा है। तुम पूरी तरह से सऊदी अरेबिया से भी लंबी लड़ाई में चले जाओ, जॉर्डन से भी चले जाओ, तुम किस सब के साथ, क्योंकि इसको ये नहीं तो बात वही है जो भारत में है कि भारत में एक शख्स जो इस समय सुप्रीम कुर्सी पे काबिज है, अगर वो हाथ निकलता है तो वो जेल जाएगा। ये एक समझ। नेतन्याहू के साथ तो डबल है, नेतन्याहू तो शर्तिया जेल जाएगा। आज कल ही देखिए जो अटॉर्नी जनरल जो महिला हैं गाली, GAALI गाली उनका नाम है, उन्होंने नोटिस जारी किया नेतन्याहू को कि तुम अपने जो तुमने जो 3 कुछ केसेस में जो तुम्हारा कन्विक्शन हो गया था 2019 में, और उसके बाद अभी भी तुम्हारे ऊपर जो हियरिंग चल रही है उसको तुम टाल नहीं सकते हो। उसके बाद 7 अक्टूबर को जो नेतन्याहू ने जिस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस जो हुए थे इजरायली गवर्नमेंट के, उसके लिए भी स्पेशल लेटर लिखा है इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू को। नेतन्याहू अपने दुश्मनों को इजराइल के अंदर खामोश नहीं कर पा रहा है और लड़ाई उधर उधर आगे बढ़ाता जा रहा है। ये विडंबना है देखिए पूरी दुनिया के सामने, दुनिया इसको समझे तो ठीक है, वरना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तो फिर अपने हिसाब से इजराइल के वजूद को खत्म करेगा ही करेगा। उसके बाद देखिए तुलकरेम में जो रेजिस्टेंस फाइटर्स ने आईडीएफ के 2 लोगों को आज मार गिराया, ये कफ्र अल लबाद में, ये भी एक बड़ी घटना, हालांकि इसकी डिटेल्स अभी नहीं आए। उसके बाद देखिए जो रमल्ला में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है
उसने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के सिंपथाइजर्स को, लड़ाकों को नहीं, लड़ाकों तक वो नहीं पहुंच पा रहे उनको, लेकिन छुड़ा लिया गया। जिन 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 लोगों को छुड़ाया गया, 10 लोग उसमें घायल भी हुए, फिलिस्तीनी जनता। लेकिन फिलिस्तीनी जनता ने आगे बढ़ के फिलिस्तीनी अथॉरिटी का विरोध किया और अपने लोगों को छुड़ा लिया। उसके बाद देखिए काफिन, जो QAFFIN, काफिन जो कि नॉर्थ ऑफ तुलकरेम है, वहां पर भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से क्या एक दल पहुंचा जिसको रेजिस्टेंस ने रोक दिया, वहीं पर गोली चला के। ऑक्यूपेशन मतलब IDF ने वहां पर अपने लोग भेजे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए और IDF को भी वहां से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जब वहां पर एक बस हताहत हुआ, जो अहमद अमर ने, जो कि एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का फिगर है, जब IDF की फोर्सेस गई तो वो शहीद हुए। अहमद अमर ने उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और जो लेकिन वहां की जनता ने, मैं फिर कह रहा हूं, वहां की जनता ने जिस तरीके से खदेड़ा है, ये बहुत एक नई बात है। उसके बाद देखिए कि एक हिब्रू मीडिया में एक अजीब सी खबर छपी कि जो इजरायली होस्टेजेस हमास के पास हैं गाजा में, उसमें एक प्रिजनर है जिसका जो फादर है वो ट्रम्प के काफी क्लोज है। और ट्रम्प का ये जो ट्रम्प से जो क्लोज है, उसने कुछ ट्रम्प के एडवाइजर से कहा। तो ट्रम्प के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये कहा, अब वो देखिए जो बात खुल रही है ना कि नेतन्याहू अपने पर्सनल फायदे के लिए पूरी मिडिल ईस्ट को, फिर पूरी वेस्ट एशिया को, मिडिल ईस्ट इज अ कॉलोनियल टर्म, वेस्ट एशिया को और पूरे इस इलाके को लड़ाई में झोंक रहा है। तो ये भी देखिए वहां पर, लेकिन ट्रम्प का क्या है कि ट्रम्प कुछ अलग करना चाहता है। हालांकि है वो भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आदमी, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गई, बहुत ज्यादा संकट हो गया है और अब हम ज्यादा नहीं झेल सकते, इतना पैसा हमने $बिलियन यूक्रेन को दिया, इजराइल को $बिलियंस दिया। भैया $1 बिलियन जो होता है, $1 बिलियन, उसका आप रुपीज में उसको कैलकुलेट करिए और हजारों करोड़ रुपए बैठता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको लोग देख रहे हैं और इसको वो लोग बंद करने की कोशिश ट्रम्प के एडवाइजर्स का एक हिस्सा कर रहा है। लेकिन ट्रम्प भी, जैसे मैंने कहा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आदमी है, कई तरह के प्रेशर्स उसके ऊपर हैं। उसके बाद देखिए जेनिन बटालियन है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, जो कि सीधे मुकाबला पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कर रही है, उसने आज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के 2-3 झंडे लगे थे, उनको उतार के पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का झंडा लगाया और चैलेंज किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको उतार के दिखाए। उसके बाद देखिए यमन ने आज जो हमला यमन पे हुआ, उसके पहले उन्होंने कहा कि हम टारगेट किए जाएंगे, ये बात तय है। हमने इस तरीके से एक हफ्ते में 5 हमले किए हैं, लेकिन हम तैयार हैं और अब ये साबित हो रहा है कि यमन तैयार है। उसके बाद देखिए गाजा में करीब 16 फिलिस्तीनी सिविलियन आज मारे गए और बहुत ही अफसोस की बात है, उनको भी मारे नहीं गए, शहीद हुए और उनको श्रद्धांजलि। और उसके बाद देखिए जो हिब्रू मीडिया में ये भी आया कि जो यमन ने तेल अवीव के अलावा एश्केलेन पे जो मार की थी, एश्केलेन की मार में कितने लोग घायल हुए हैं, कई इजरायली उसमें घायल हुए हैं और एक बड़ा जो मिलिट्री उनका सेंटर है वो ध्वस्त हो गया। इसीलिए देखिए इजराइल ने आज जो सना पे हमले किए हैं, उसमें सना के वो पावर स्टेशन को डिसेबल करना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसका कुछ हिस्सा, आप देखिए वेस्ट में जो आ रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया दे रहा है या इंडियन मीडिया दे रहा है, उस पर विश्वास मत करिएगा। वो कहेंगे यमन तबाह हो गया, सना तबाह हो गया, इजराइल ने पूरा ये कर दिया, वो कर दिया और उसका जो पूरा जो पावर ग्रिड है वो एक्सप्लोड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। एक भाई ऑब्वियसली 100 जेट्स अटैक करेंगे यमन पे। यमन के पास अभी उस तरह की अपनी एयरफोर्स नहीं है, हालांकि ड्रोन फोर्स बहुत बड़ी है और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। उसने 3 से 4, बहुत बड़ी बात होती है 3 से 4 इजरायली जेट ये गिराना। इजराइल के पास कोई अफराद जेट्स नहीं है, वो 4 से 500 ज्यादा नहीं है। और वो जो है 100 अगर उसने एक जगह झोंक दिए तो बाकी जगह आप सोचिए क्या होगा। ईरान ये टेस्ट कर रहा है, देख रहा है, ईरान देख रहा है कि इजराइल जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो सीरिया में, लेबनान में और यहाँ पर यमन में अब खर्च करे। और उसके क्योंकि लेबनान में सीज फायर है तो इजराइल ने सीरिया की तरफ आगे बढ़ा। अब सीरिया में फंस गया इजराइल, क्योंकि आज देखिए जो घटना घटी, जो कल, जिसमें मेरे ख्याल से कल मैंने बताया था आपको, नहीं शायद हाँ,
आज देखिए इसराइल ने कई जगह लेबनान में भी अतिक्रमण किया, सीरिया में भी। तो सीरिया में फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ जिसपे इसराइल ने गोली चलाई। 7 सीरियन जो नेशनल्स हैं वो उसमें मतलब वो उनको इंजरी हुई, और ये साउथ सीरिया की बात है। लेकिन जो सीरियन अरब आर्मी की फोर्सेज हैं जो इन्होंने एचटीएस पे अटैक किया, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एचटीएस की वो खुल के मदद कैसे करेगा। एचटीएस की मदद खुल के करेगा, फिर वही बात आ जाएगी कि इसराइल और अमेरिका ने ये जो सूटधारी जिहादी है जुलानी, इसको सूटधारी जिहादी जुलानी की तरह सही बैठ रहा है। तो ये जो है वो बात खुल जाएगी। एचटीएस को ये मदद कर नहीं सकता, अमेरिका डायरेक्टली कर नहीं सकता, टर्की अगर करेगा तो वो भी खुल जाएगा। लेकिन उसको ईरान ने ऐसी जगह फंसा दिया है कि उसको एचटीएस को उन्हीं सीरियन अरब आर्मी के लोगों के द्वारा मरवा रहा है। ईरान जो है लगातार उनको मरवा रहा है। और आपको बताते हैं, मैं इस पर स्पेशल प्रिपरेशन कर रहा हूं। जो सीरिया में ट्राइबल कन्फिगरेशन है, सीरिया में कितनी ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब कहां है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, और जो असद का डाउनफॉल हुआ उसमें भी एक बहुत बड़ी घटना है। मैंने आपको बताया था 28 नवंबर को एक बड़ी घटना घटी थी जिसकी वजह से असद गिरा, और वो मैं पूरा बेंगलोर पहुंच के 28 तारीख या 29 तारीख में बाकायदा विद स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियोस, जैसे मैंने उस पर पूरा एक्सपोजर किया था कि सैदना प्रिजन के बारे में कैसे झूठ फैलाया जा रहा है, तो उसी तरह का वीडियो मैं जारी करूंगा ये 28 या 29 को। तो उसमें आपको और डिटेल पता चलेगा कि सीरिया में वाकई क्या हुआ। उसके बाद देखिए अल जैतून में आज फिर से गाजा में आईडीएफ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की मार हुई। उसके बाद देखिए आज इजराइल का एक हनुक्का हॉलीडे होता है, उनका कुछ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है मेरे ख्याल से 25 दिसंबर के आसपास। उसमें 4 लाख स्वीट कुकीज, मिठाइयां इन्होंने अपने सोल्जर्स को बांटी। उसको लेके इतना मजाक उड़ा है इजरायली मीडिया में कि एक्चुअली ये यमन के सेलिब्रेट। अरे भाई, जब यमन ने तुम्हें इतना मारा है हफ्ते में 5 बार, तो तुम मिठाइयां बांट रहे हो, तो उसका मतलब ये गया कि तुम यमन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करो। मतलब तंज कसा इजराइल के जो अखबार हैं। और आपको बता दें, बहुत सारी इजराइल के अखबारों के बारे में भी बातें आई हैं कि जो नेतन्याहू पे केसेस चल रहे हैं उसमें 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इजराइल के कुछ अखबारों को उसने फेवर किया कि दूसरा, मतलब हिब्रू अखबारों को, कि दूसरे हिब्रू अखबार जो उसके एंटी हैं वो डाउन जाए। बिल्कुल भारत जैसी स्थिति, बिल्कुल वही केसेस उस पर चल रहे हैं। दुनिया को पता ही नहीं है। मैं इस पर भी मेरे ख्याल से स्पेशल वीडियो बनाना होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ केसेस क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो ये देखिए, एक स्पेशल वीडियो नेतन्याहू वाला हो गया, एक स्पेशल वीडियो वो हो गया जो मैं आपको बता रहा हूं कि सीरिया में असद के गिरने का मुख्य कारण क्या है। उसके बाद देखिए जो जीव अर्लिश जो आर्कियोलॉजिस्ट इजरायली, वो जैसे यहाँ पर लोग मंदिर में ये मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते हैं, वैसे ही वो पहुंच गया था वहाँ लेबनान। वो वहाँ पर सेंट पीटर्स की श्राइन में वो जुइश वो खोजने, तो वहाँ वो मारा गया जब वो 28 नवंबर को सीज फायर के पहले तो आज उसके याद में इजराइल में एक समारोह हो रहा था। उसमें जो उसके साथ एक और सोल्जर मारा गया, उसका बाप पहुंच गया और उसने गालियां दी। उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है इसमें, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, मेरा बेटा जो मारा गया तुम उसको निग्लेक्ट करो। देखिए, ये बहुत बड़ी स्थिति है इजराइल के अंदर, जो एक अपनी तरह का अपराइजिंग टाइप स्थिति आ रही है वो उसके बारे में। उसके बाद देखिए नेत्जरिम एक्सिस में वही बात हुई, जो एक मेजर, ये कंफर्म हो गया। देखिए, मेजर इज आईडीएफ का नेत्जरिम एक्सिस में मार दिया गया है। और उसके बाद 2 और घटनाएं हुई हैं जबलिया में, जिसके बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए इजराइल ने कुछ वही अस्पतालों पे जो हमला करता है, कमाल अदवान के पीछे पड़ा है, उसको घेरे जा रहा है, मारे जा रहा है। वहां कुछ है नहीं, कुछ भी वहां नहीं, फिर भी बस एक अपने उसके लिए कि कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, उसको भी तो दिखाना है। गाजा में कुछ इतना मारे जा रहे हो गाजा में, अब तो तुम सिविलियंस को भी कब तक मारोगे। सिविलियंस भी सीख गए हैं कैसे तुमको अवॉइड करें, कैसे तुम्हारे जितने भी इस तरह की जो चीजें हैं इनसे वो पीछे हटे। उसके बाद देखिए जो पीस टॉक्स, जो ट्रू टॉक्स चल रही थी, वो ऑब्वियसली उसमें फिर से नेतन्याहू ने अड़ंगा लगा दिया। वो चाहते नहीं कि लड़ाई रुके। इजराइल में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि भाई 100 जो होस्टेजेस हैं उनको छुड़ाओ। रोज उसमें से 3 होस्टेजेस इजरायली सेना ने मार दिए अभी 3-4 दिन पहले। उसके बाद रोज हमास एक वीडियो निकाल देता है, एक इजरायली जो होस्टेज है वो अपील करता है
इजरायलियों से कि हमें बचाओ और नेतन्याहू से कहो समझौता करे। ये पूरी जद्दोजहद चल रही। लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट पीस टॉक चल रही थी जिसके बारे में बड़ा ऑप्टिमिज्म था और अमेरिका में भी बड़ा वो था, उछल रहे थे कि नहीं नहीं वो ट्रंप के आने के पहले हम एक पीस कर लेंगे, लेकिन वो भी नेतन्याहू ने उसको वो कर दिया, कहीं ना कहीं उसको टॉर्पीडो कर दिया। आने वाले दिनों में देखिए वो रिवाइव हो सकती नहीं होती अलग बात है। अब देखिए इसका नाम आ गया है जो मेजर आईडीएफ का मारा गया नेत्जरीम कॉरिडोर पे, एकदम मैसेज इजराइल को कि तुम लोग यहां बहुत देर नहीं टिक पाओगे। उसका नाम ऑफिसर अमित लेवी। ये अमित लेवी 35 ईयर्स ओल्ड, ये बटालियन 6551 अमित लेवी, अमित ये अपना अमित नहीं, कोई अमित कुछ होगा इजरायली। अमित लेवी 35 ईयर्स ओल्ड, बटालियन 6551, ये नेत्जरीम कॉरिडोर में मारा गया है। स्नाइपर बुलेट से मारा गया। उसको हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि इसकी तरह इसकी मौत मारा गया, उसकी मौत मारा गया, लेकिन अब आप देखिए कि ये एक बड़ी जीत है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप में और बड़ी लड़ाइयाँ हुई। पीए सिक्योरिटी मतलब जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में अथॉरिटी कुछ कर नहीं पा रही है। उसने एक बार आरपीजी शेल तक छोड़ा था कल, उसके बाद इतना उसके खिलाफ बैकलैश हुआ कि वो अब इससे पीछे हट रही। फिर देखिए लेबनान में जो इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अब लेबनीज आर्मी और अब यूनिफिल जो यूएनओ की ट्रूप्स है, उन्होंने पहली बार बोला है कि इजराइल को 1701 जो यूएन का रेजोल्यूशन है 2006 का, उसका पालन करना चाहिए। अगर इजराइल ने इसी तरह से अतिक्रमण किया तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। मतलब जो यूएनओ की फोर्स है वो भी कह रही है कि हमको भी सोचना पड़ेगा। फिर इजराइल ने एक लेबनीज सिटीजन को अगवा किया था, उसको जिंदा वापस करना पड़ा। इन्होंने कहा था हिजबुल्ला का आदमी है, लेकिन उसको हमने आपको कल बताया था कि उसको लेबनीज सरकार ने कहा कि नहीं ये हिजबुल्ला का आदमी नहीं, ये भाई ही इज अ लेबनीज सिटीजन। उसको आज वापस किया। इसमें जो जिस जगह ये कांड हुआ वादी अल हुजैर तक इजराइल आगे बढ़ा और उसने एक सिविलियन को गिरफ्तार किया लेबनीज, जिसको आज वापस करना पड़ा लेबनीज आर्मी को। उसके बाद देखिए अल-अक्सा मस्जिद पे ये जो हमला कर, अब ये देखिए अल-अक्सा मस्जिद पे ये देखिए एक हिस्से में, वो मेन में नहीं, एक हिस्से में घुसते हैं, वहाँ कुछ तालमुदिक रिचुअल्स पढ़ते हैं, उसको ये बहुत बड़ा अतिक्रमण मान लेते हैं और वहाँ पर पूरे वेस्ट बैंक में बेथलेहम से लेके सब जगह इजराइल सपोर्ट खोता जा रहा है। क्रिश्चियंस जो हैं वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस के साथ हैं, पैलेस्टीन अथॉरिटी हार रही है, वो भी तो देखो। उसके बाद देखिए जो हाँ, आईडीएफ के लोगों ने एक फिलिस्तीनी को सीरिया में पकड़ा। सीरिया में भी काफ़ी फिलिस्तीनी है। वहाँ पर एक फिलिस्तीनी रिफ्यूजी खलील आरिफ अल अरेफ, उसको उसका जो होम टाउन है अबदीन जो कि दारा के पास है, वहाँ से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर फिर वही आ गई बात कि जो लोग हैं जिनको इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इजराइल का साथ देना चाहते, वो सामने आ गया कि नहीं हम इजराइल के साथ नहीं देना चाहते। उसके बाद देखिए जो मोसाद के फॉर्मर चीफ हैं डैनी यातोब, उन्होंने कहा कि बहुत पहले वही बात बार बार जो आ रही है कि बहुत पहले सीजफायर हो सकता था, नेतन्याहू नहीं चाहता, ये अपने को बचाना चाहता था। उसके बाद देखिए नूर शम्स कैंप में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो कुछ फिलिस्तीनी शहीद हुए थे उनका फ्यूनरल हुआ आज। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इजराइल की है उसके जो पुराने हेड हैं, जो मतलब फॉर्मर हेड गियारो इलान, उन्होंने कहा है कि अगर हम ईरान पे भी हमला करेंगे तब भी यमन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यमन पे हमला कर रहे हो, उसमें जो पूरी स्थिति है वो सामने आ रही है, इजरायली जेट्स मारे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक कनाडा में भी प्रोटेस्ट हुआ इजराइल के खिलाफ, और ये यूडोथ एरोनॉट जो अखबार है जिसका ये आप जो मेरा इन्वेस्टिगेशन नेतन्याहू पे उसमें मैं नाम लूँगा, उसका जो इसका भी रोल है, ये मतलब उस पूरे ब्राइबरी स्कैंडल में जो नेतन्याहू का। तो ये जो अखबार है इसने भी कहा कि यमन को तुम जो भी कर लो, यमन अभी डिटर नहीं होने वाला है। यमन एक बड़ा देश है और उसको बड़े बड़े शॉक्स झेलने की आदत है और वही सच हो रहा है। उसके बाद देखिए हारेट्स में जो इजरायली राइटर हैं ज़िवी बरेल, उन्होंने भी कहा कि ये नेतन्याहू अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। देखिए इस तरह की आवाज़ें इजराइल के अंदर से आ रही हैं। हाँ, वो फिलिस्तीनियों के लिए तो हमेशा वो डिक्टेटर था, मतलब कोई भी इजरायली आए तो वो डिक्टेटर है और वो एक तरीके से अपार्थाइड और एक नस्लवाद को फैलाने वाला और नरसंहार करने वाला नेता कोई भी इजरायली आ जाए किसी भी पार्टी का। लेकिन यहाँ पर जो उनके अंदर के लोग हैं वो जब एक दूसरे को तानाशाह कहने लगे तब आप समझिए कि ये एक
खतरे की घंटी नेतन्याहू के लिए है। उसके बाद देखिए वो जो मैं बता रहा था आपको कि एलेप्पो में जो कांड हुआ है, जो अलावाइट्स पे हमला एचटीएस के लोगों ने कहा सीरिया में, तो उसमें शेख अल खसीबी, ये अलावाइट मूवमेंट के फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स। शेख अल खसीबी की श्राइन को एलेप्पो में कुछ लोगों ने डेजिग्रेट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ अलावाइट्स निकल आए सड़क पे, और एचटीएस को, जुलानी वगैरह को बयान देना पड़ा कि नहीं नहीं ये कुछ ऐसे ही लोगों ने किया है, हम हमारे लोग नहीं। ऑब्वियसली तुम्हारे लोग, तुम तो इजराइल और अमेरिका के कहने पे कर रहे हो, अमेरिका और इजराइल भाड़े, तुम सब भाड़े की सेना लेके आए हो, भाड़े की सेना के लोगों को उन्होंने पैसा दिया कि जाके अलावाइट श्राइन को डेजिग्रेट कर दो। लेकिन वहां जो अलावाइट हैं वो इतने समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, उन्होंने एक मतलब सेक्टेरियन कोई क्लैश होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से इजराइल अमेरिका करवा रहा है, और जुलानी से कहा कि तुमको हम मौका देते हैं, एक मौका देते हैं, इसको तुम ठीक करो, वरना तुम्हारे खिलाफ तो विद्रोह भड़क ही रहा है। उसके बाद देखिए रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उनका बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में एक स्थितियां डेड एंड तक पहुंच गई हैं, वहां पर समझौते की जो बात है वो बेकार की बात है, अंतोगत्वा यूक्रेन को रशिया झुका के रहेगा। उसके बाद देखिए आज एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी की भी मीटिंग हुई। ये तो हमेशा, ये तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाता है, कुछ खास अभी भी नहीं कर पाया। ईरान ने जो लेबनान में अतिक्रमण किया इजराइल ने, उसका ईरान ने भी विरोध किया। और जेनिन और तुलकरेम में देखिए और ज़्यादा कुछ बड़ी जो चीज़ें हैं, मतलब बड़ी घटनाएं जेनिन और तुलकरेम में भी हुई, जिसमें कम से कम 3 जगह फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जेनिन में पैलेस्टीन अथॉरिटी की फोर्सेस को पीछे किया और तुलकरेम में भी किया। उसके बाद देखिए जो मैं इस पे आता हूं कि जो अभी अभी घटनाएं 2 जबलिया में हुई हैं। देखिए जबलिया में क्या है कि एक घटना जिसके बारे में डिटेल्स आ रहे हैं वो वही चाकूबाजी की घटना थी, जो 4000 नए फाइटर्स जो हमास ने डेवलप किए हैं उनका काम था। उन्होंने मार मार के फिर से एक एम्बुश किया, और इस बार वो जब चाकू यूज कर रहे हैं ना, तो उससे जो आर्म्स कैरी करता है हमास, उससे जो भाई वो कहीं ना कहीं उससे उनका मूवमेंट थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ये होता है चाकू जब आप कैरी करते हो और एक पिस्टल आपके पास है, 1 या 2 पिस्टल स्ट्रैप्ड होती हैं ऐसे दोनों पैरों से, आप उस तरह से जब हमला करते हो तो आप कमांडो ऑपरेशन करते हो और आप चाकू से मारते हो, उसके बाद आप उसको साइलेंसर पिस्टल से गोली मारते हो ताकि किसी को पता ही नहीं चले आगे पीछे। और ये 2 घटनाएं लगातार हुई हैं। एक घटना चाकू वाली हुई, दूसरी घटना जैसे ही वो हुई उसके कुछ देर बाद जब इजराइलीज को पता चला कि एक पहले एम्बुश हो चुका है, तो कुछ उसकी तरफ बढ़े, उनको जो है चाकू से नहीं मारा, उनको आरपीजी लॉन्चर से मार दिया। 2 घटनाएं जबलिया में हुई हैं। अभी तक कितने इजरायली मारे गए हैं अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सना पे जो हो रहा है, यमन जिस तरीके जो यमन पे इजराइल का हमला हो रहा है, उस पे जो फैक्ट आ रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वहां पर धड़ाधड़ लगातार चल रही हैं। इजराइल की हालत खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 100 जेट हमने भेजे, 3 गिराए जा चुके हैं, इसके बाद आगे क्या होगा। ये देखिए आज के प्रमुख जो समाचार थे और जो न्यूज एनालिसिस थी। मैं आपके बीच कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।